हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये पेपर है और ये पेपर आपने दिया होगा और तो ये टेस्ट सीरीज है, जुपिटर टेस्ट सीरीज। मेरा ख्याल ये आपका 9th को आपने टेस्ट में अपीयर हुए होंगे। तो मैं इसके क्वेश्चंस की एनालिसिस करने जा रहा हूँ। आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कॉपी पे करें और मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के एंड तक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन जहां पर बहुत ज्यादा होगा वहां मैं कह दूंगा आप कर लीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट एक एक में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री में ये आपका 45 क्वेश्चन है आपके सामने। 46 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको पता होना चाहिए। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, अगर वो पता होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होती है, डाल्टन ने क्या कहा था, एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स कैसे होते हैं? इंडिविजिबल। एटम्स आर इंडिविजिबल, सबसे पहली बात। अब जैसे मैं कहूं हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म्स H2O, इसको बैलेंस कर लिया जाए तो ये रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखें ध्यान से तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये रिएक्शन डाल्टन्स की हाइपोथेसिस के हिसाब से करेक्ट है। भाई जितने एटम्स इधर हैं उतने एटम्स इधर हैं, यानी एटम्स जो होता है वो इंडिविजिबल है। तो हाइड्रोजन के एटम्स इधर कितने हैं? 4, इधर भी 4 ही एटम है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम, इधर भी 2 एटम है। इसका मतलब ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये डाल्टन्स हाइपोथेसिस को फॉलो करता है। अब जैसे ही कहा जा रहा है कि H2O, तो ये कंपाउंड है और इसमें 2:1 का ही रेशियो होगा। ध्यान रहे, 2:1 का ही रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो यहां पर कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। क्या हो रहा है? ये केमिकल रिएक्शन है, रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं वाटर में, इसका मतलब ये करेक्ट है। मैटर consists of individual atoms, करेक्ट है। compounds are formed when atoms of different elements combine in any ratio, नहीं, any ratio नहीं। जैसे वाटर है तो इसमें 2:1 का ही रेशियो होगा, तो हम any रेशियो नहीं कह सकते, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये गलत है। थर्ड वाला इसमें गलत होगा, 46 का थर्ड आंसर होगा। 47 में आते हैं। 47 देखिए, न्यूमेरिकल है। वो कह रहा है 2.8 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मोल है फ्रॉम X मिलीग्राम सैंपल। अब ये कह रहा है द मास ऑफ CO2 टेकन इनिशियली। अब देखिए बेटा, हमें इसमें यह ध्यान रखना है, हमारे पास CO2 था कितना? X मिलीग्राम, X मिलीग्राम था। आंसर भी वो मिलीग्राम में ही चाह रहा है, तो आपको इसमें सबको किसमें चेंज करना पड़ेगा? ये इतना रखा हुआ था, अब वो कह रहा है इतना मोल्स इज लेफ्ट, इसका मतलब 2.8 इंटू 10⁻³ मोल। इसका मास कितना हुआ? मोल्स इंटू मोलर मास 44, ये मास हुआ लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग, यानी इसको रिमूव कर दिया गया। तो जो रिमूव कर दिया गया उसको ऐड कर दिया जाए तो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स है। तो अब अगर ये मॉलिक्यूल्स है बेटा, तो इसको अगर n से डिवाइड कर दे तो मोल्स हो गया, और इसको 44 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दे तो मास हो गया। ये आ गया मास प्रेजेंट इनिशियली, मास प्रेजेंट
इनिशियली। देखिए ये वाला बचा, ये वाला बचा और ये निकल गया, तो बचा प्लस निकल गया बराबर क्या होगा, जो लिया गया था। अब एक बात समझ लीजिए, ये मोल्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 44 2.8 तो 123.2 इंटू 10⁻³ देखो ये मोल है, तो ये आएगा ग्राम में, ध्यान रहे ये ग्राम में आया। और यहां पर देखिए 10⁻21 मालिक्यूल्स, n से डिवाइड करेंगे 10⁻21, n कितना 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 44, ये मोल्स हुआ। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको यहां पर, तो ये हो जाएगा 1, इसको मिलीग्राम में अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, ये चलो पहले 123.2 इंटू 10⁻³ ग्राम्स प्लस 10⁻21। अब बेटा 1/n की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 44। सॉल्व किया जाए इसको, तो यह आ जाएगा, इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा मैं, यह आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 तो -3, और 44 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1.67 को, 1.67 को मल्टीप्लाई कर दें 44 से, यह आएगा 73.48। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, यह आ गया 1.2, सॉरी एक सेकेंड, 123.2 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। ये तुम्हारा इसके अंदर लेफ्ट था बचा हुआ, और जो निकल गया उसके अंदर से वो कितना है 73.48 इंटू 10⁻³। तो देखो यहां पर 10⁻³ तो कॉमन हो जाएगा, और 123.2.437 ये हुआ, ये हुआ, ये 196.6 इंटू 10⁻³ ग्राम, और आंसर हमें चाहिए मिलीग्राम्स में। ठीक है, मिलीग्राम्स में चाहिए, तो इसका मतलब ये आया 0.1966 ग्राम 10⁻³ से। ठीक है, तो इतना मोल है, इसको 44 से मल्टीप्लाई किया, ग्राम में आया। इज लेफ्ट आफ्टर दिस 10⁻21। अब देखो यहाँ पर 10⁻21 मालिक्यूल्स दे रखे हैं हमको, हमने n से मल्टीप्लाई किया, ये मोल्स आया, हमने 44 से मल्टीप्लाई किया, ये ग्राम्स में हमारा मास आया, ये हमारा ग्राम्स में मास आया। ठीक है, तो ठीक है, तो अब यहां पर देखिए 196.6 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, तो आंसर हो जाएगा बेटा 4th, क्योंकि ये ग्राम में है, और मिलीग्राम में अगर हम करना चाहेंगे तो क्या करेंगे
196 पॉइंट, ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, तो 196.6 यानी 196.6 मिलीग्राम आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर, यानी फोर्थ इज द आंसर। ठीक, तो 47 का फोर्थ आंसर होगा। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड मतलब 48 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें मैं तरीका आपको बताऊंगा, आप इसको अच्छे से करिएगा बाद में। देखिए इफ द मोलर मास, जैसे मान लेते हैं कह रहे एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखो कार्बन का मान लेते हैं एक्स इसमें है, इसका वाई और इसका जेड, ये हमने मान लिया क्योंकि वो यही पूछ रहा है। रिलेटिव एटॉमिक मास दे रखा है, यहां पर ये पूछ रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यूज पूछ रहा है। अब आप कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ये है 54.2%, ध्यान से सुनिए। ये है तुम्हारा हाइड्रोजन कितना है 9.2%, ऑक्सीजन कितना है 36.6%, ये हुआ। यानी अगर मैं कहूं कि इन 100 ग्राम ऑफ, अब ये सब जो है आपको मन में करना है, इसी से टाइम बचता है। इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, अगर हम 100 ग्राम कंपाउंड का ले लें तो कार्बन कितना होगा 54.2 ग्राम्स, हाइड्रोजन कितना होगा 9.2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होगा, ये होगा 36.6 ग्राम। इसका मतलब इसको हम 12 से अगर डिवाइड करें तो 100 ग्राम में कितने मोल्स ऑफ कार्बन एटम है पता चल जाएगा। तो ये कितना आएगा, करीब 4.5 लगभग। यहां पर ये 9.2 ही होगा क्योंकि हमें 1 से डिवाइड करना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, और यहां पर हम करेंगे 16 से डिवाइड, तो 16 से हो जाएगा 16 टू ज़ा, ये हो जाएगा 32, 4 बचेगा, तो 4.6 यानी 2.25 लगभग, ये आ जाएगा तुम्हारा मोल्स। ये मोल्स ऑफ एटम हो गए, ये मोल्स ऑफ एटम हो गए बेटा। तो अगर मैं ये कहूं कि इस 100 ग्राम में कार्बन के मोल्स कितने 4.5, हाइड्रोजन का कितना है 9.1, ऑक्सीजन का कितना है 2.25, ये मोल्स आ गए। अब देखिए ये हमने मोल्स यहां पर निकाल लिए, ये बात आपको समझ आ गई। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया, एम्पिरिकल फार्मूला आएगा सी। अब देखो यहां पर एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड सिंपल रेशियो। तो अब यहां देखिए अगर सिंपल रेशियो निकालना है तो क्या करना होगा, सबसे छोटे वाले से हम डिवाइड कर दे तभी तो रेशियो निकलेगा। ये जो मोल्स आए हैं सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर दिया जाए, तो यहां पर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.25 से, यहां पर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और यहां पर 1 आ जाएगा, यानी C2H4O1। ये एम्पेरिकल फार्मूला आया। एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या आएगा 24 + 1 + 16। देखो अगर कार्बन का देखा जाए 12 2 सा 24, हाइड्रोजन 1 4 16, कितना हो जाएगा 44 आ रहा है। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, पूछ रहा है वो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। एम्पेरिकल फार्मूला आ गया हमारा। अब देखिए n की वैल्यू होती है 132, जो इसमें दे रखा है मोलर मास। हमेशा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी मोलर मास को डिवाइड करते हैं हम एम्पेरिकल फार्मूला मास से, तो ये कितना आ जाएगा
3 आ गया। तो अब देखिए यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, इसका काम हो गया है। हमेशा के लिए याद कर लीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर इंपेरिकल फार्मूला इनटू एन। एन की ये वैल्यू है, यानी फार्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास, ये वैल्यू 3 आई। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या है, C2H4O1 कितना हो गया, C6H12O3। आंसर ठीक है, आंसर इज फर्स्ट, इसका 48 का फर्स्ट हो गया। ठीक, अच्छा 48 49 चलिए 49। A solution is prepared by adding 2 gram of X to 1 mole of water, mass percent of। अब देखिए 2 ग्राम क्या है, 2 ग्राम ऑफ X है, 1 मोल वाटर है। 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब हुआ, 1 मोल वाटर का मतलब हुआ 18 ग्राम। अब देखिए वो कह रहा मास परसेंट ऑफ X, इसका मतलब कि टोटल मास कितना, 2 + 18 और X का मास कितना 2, मास ऑफ X अपॉन टोटल मास इंटू 100। ये हो जाएगा 2/20 इंटू 100, ये कटा कटा 10%। 10%। आंसर देखो कहीं आ रहा होगा, सेकंड इज द आंसर। चलिए 50 देखते हैं। 50 क्या है, देखिए हीमोग्लोबिन कंटेंट 0.34% ऑफ आयरन। देखिए इसके लिए बहुत दिमाग में एक चीज रख लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं कोई भी एक कंपाउंड ले लीजिए समझने के लिए, अगर हम कह दें KClO3, KClO3 कहें, अब हम परसेंटेज ऑफ K लिखना चाहें इसमें तो कैसे लिखेंगे, मास ऑफ K कितना है 39, टोटल मोलर मास कितना है 39 कितने में है 122.5, 122.5 क्या है इसका मोलर मास और इनटू 100, यही तो होगा परसेंटेज ऑफ पोटेशियम। उल्टा कर दो इसको, इसको जरा ठीक से लिख दो, यहां पर 122.5 की जगह क्या लिख सकते हैं, मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अब इसी को लिख दो, मोलर मास ऑफ कंपाउंड बराबर क्या हो जाएगा 39% ऑफ पोटेशियम इंटू 100। अब यहां पर 39 जो दे रखा है ये उसका एटॉमिक मास हो गया और नीचे उसका परसेंटेज हो गया, मोलर मास आ जाएगा। इसी चीज को अप्लाई कर दीजिए सवाल में। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन कंटेंट 0.34% ऑफ आयरन, तो देखो 0.34 आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56 दे भी रखा है इन्होंने 56, यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ओके। तो अब ये कह रहा है ये आ जाएगा मोलर मास ऑफ कंपाउंड हीमोग्लोबिन का, देखिए 56 इंटू 10⁴ अपॉन 34, सॉल्व कर दीजिए इसको, आंसर आ जाएगा। कर देता हूं 56 34 1 34 2 2 0.1.6 लगभग, तो ये आएगा 1.6 इंटू 10⁴ यू आएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, हीमोग्लोबिन कंटेन इतना, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 3.3 ग्राम, ये आ गया मोलर मास। तो देखिए अब क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ आयरन एटम्स,
ये क्या आया, ये मोलर मास हीमोग्लोबिन का आया। अगर इसी को ग्राम में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁴ अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। ये आ गया मोलर मास ग्राम्स में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि जब जिस भी एटम का परसेंटेज दे रखा हो, जैसे यहां पर परसेंटेज इन्होंने दे दिया आयरन का, इससे हम मोलर मास निकाल लेंगे। अब अगर हम कहेंगे कि 3.3 ग्राम है तो बेटा 3.3 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁴ 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया मोल्स। ठीक है, ये आ गया मोल्स 3.3 का। जितने मोल्स होंगे उतने ही इसके अंदर आयरन एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आयरन एटम्स निकल आएंगे। नंबर ऑफ आयरन एटम्स 3.3 ग्राम में मोलर मास से डिवाइड कर दिया। क्लियर? इसका दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एक तरीका ये हो गया, एक दूसरा तरीका भी देखो नजर आ रहा है, एक तरीका और इस्तेमाल करके देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना, ये सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर वो कह रहा है कि 0.34% आयरन बाई मास। इसका मतलब क्या है कि 0.34% का मतलब 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन को मैंने ऐसे लिख दिया है, हीमोग्लोबिन में कितना है, 0.34 ग्राम ऑफ आयरन है। ठीक है, तो एक में कितना होगा, 0.34 बाई 100। तो बेटा कितना दे रखा है इन्होंने, 3.3 ग्राम। तो 3.3 ग्राम में कितना होगा, 0.34 अपॉन 100 इंटू 3.3। यह आ गया ग्राम ऑफ आयरन। अब क्या करना है, 0.34 इंटू 3.3 अपॉन 100 इंटू अपॉन 56। ये आ गया तुम्हारा मोल्स, ये ग्राम आया ना, तो ये मोल्स ऑफ एटम आ गया, ये आ गया मोल्स ऑफ एटम 100 इंटू 56। ये मोल्स ऑफ आयरन एटम आया। ठीक है, ये मोल्स ऑफ आयरन एटम आया। और वो पूछ क्या रहा है, एटम्स, तो बस कुछ मत करिए, 0.34 इंटू 3.3 अपॉन 100 56 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आयरन एटम्स, आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.21 इंटू 10⁻20। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 51 देखते हैं। तो 51 क्या कह रहा है, कह रहा है द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम, द रेशियो ऑफ Cl 35 और 37 का पूछ रहा है। अब देखो इसको आप यहां से भी निकाल सकते हो इसके ऑब्जेक्टिव से, लेकिन क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो हम कह देते हैं, अगर Cl 35 और Cl 37, अगर इसका मैं ए कह दूं, ए मोल, और इसका बी मोल कह दूं, तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 35 इंटू ए, इसका मास कितना हो जाएगा बी इंटू 37। टोटल मास 35 इंटू ए प्लस 37 इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये उसका होगा एवरेज मोलर मास। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हमारे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि हमें वहां पर जल्दी करना है।
तो हम ए और बी की जगह इन वैल्यूज को डाल डाल के देख लें। देखो 35 इंटू 35 इंटू चेक करें 35 इंटू 4 प्लस 37 इंटू 1, मान लेते 4 मोल्स इसका है 35 वाले का और 1 इसका है, तो 5। अब इसका निकाल लिया जाए जल्दी से, ये एवरेज मोलर मास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 7715 यानी ये 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वो 35.5, यानी ये नहीं हो सकता। अब अगला ट्राई किया जाए, अगला ट्राई करते हैं। देखिए ये 3 है, 35 इंटू 3 प्लस 37 अपॉन 3 प्लस 1 4, सॉल्व करें 15 प्लस 37 4, यह आ जाएगा ये एकदम एग्जैक्ट आ गया। तो देखो ये 35.5 एवरेज मोलर मास आ गया। आंसर इज सेकंड। तो 51 का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आंसर। अगला 52 देखिए 5 मोल्स ऑफ AB2। तो अब पूछ क्या रहा है, द मोलर मास ऑफ ए एंड बी। देखिए अगर मोलर मास ए का हम ए मान लें और बी का बी मान लें, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये मोलर मास हो गया, तो इसका हो जाएगा ए प्लस, ध्यान से सुनिए उसको, अपने आप करिएगा, 5 मोल्स। इसका देखो यहां पर अगर ये देखा जाए तो AB2 का मोलर मास हुआ, किसका, AB2 का। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मास आ जाएगा, ये किसके बराबर होगा, 125 इंटू 10⁻⁻3। अब ऐसे 10 मोल्स A2B2, ये क्या हो जाएगा 2A प्लस 2B, कितना मोल्स है 10 मोल्स, इसका मास कितने के बराबर है 300 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो अब यहां पर सॉल्व करना शुरू कर दिया जाए तो ये हो जाएगा A प्लस 2B बराबर 25 इंटू 10⁻⁻3 और 2A प्लस 2B बराबर 30 इंटू 10⁻⁻3। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ जाएगा, देखो ये कट जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू आ जाएगा -5 इंटू 10⁻⁻3, तो ए आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3, ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻3। अब देखो यहां पर एक ही में आंसर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसमें सेकंड आंसर दिख रहा है, एक ही में आंसर है ऐसा, तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, अगर करना चाहिएगा तो ए की वैल्यू इसमें रख करके बी निकाल देंगे। 53 the ratio of mass percent carbon and hydrogen organic compound CXHYOZ, कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो जो है ये दिस इज 6/1। ठीक है, if 1 mole of the above compound contains half as much oxygen is required for the burning 1 mole of compound of completely to CO2 and H2O, empirical formula of the compound is। देखो अब कंबस्शन की बात है, यहां पर बर्निंग की बात कर रहा है। देखिए CXHYO2 CO2 प्लस H2O। अब यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पर कितना होता है, देखिए इसको बैलेंस करके देखिए, समझिए इसको, यहां पर x, यहां पर ये y/2, तो मैं यहां पर कह सकता हूं ऑक्सीजन कितना 2x प्लस
देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन इधर 2x, और ये कितना y/2, तो ये ऑक्सीजन एटम हो गए। अब इतने ही एटम इधर होने चाहिए, अगर मैं m कह दूं तो 2m के बराबर होगा ही, तो m बराबर कितना आ जाएगा x प्लस y/4, यहां पर लिख सकते हैं x प्लस y/4, ये हुआ। अब देखिए वो कह रहा है इफ 1 मोल 1 मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड contains half as much oxygen as required to burn 1 molecule of compound। अब देखिए यहां पे कह क्या रहा है 1 molecule completely this। तो अब देखो यहां पर अगर ये CXHY कह रहा है तो x प्लस y/4, x प्लस y/4 मॉलिक्यूल्स, x प्लस y/4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ इतने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो रहे हैं। If 1 molecule of the above compound contains half as much oxygen as required, यानी इसका मतलब इसको हम कर दें हाफ और इसको कर दें z के बराबर, तो ये हो जाएगा x प्लस y/4। ध्यान से सवाल को सिर्फ पढ़ना है। देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ 1 molecule of the above compound contains half as much as required to burn 1 molecule of the compound, एक मॉलिक्यूल को बर्न करने के लिए अगर इसको बैलेंस करोगे तो x प्लस y/4 मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। तो इसके हाफ के बराबर z की वैल्यू है, तो इसका हाफ कर दो, हाफ करा हमने तो ये आ गया इक्वेशन x प्लस y/4 इक्वल टू 2z, ठीक है। और हमें x/y पता है, z/1, ठीक है, कोई परेशानी। अब यहां पर x, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें रेशियो चाहिए, ठीक। तो देखो ये आ जाएगा x बाई y बराबर 6, यानी x इक्वल टू 6y, x इक्वल टू 6y यहां रख दिया जाए। तो ये निकाल लोगे बेटा इसको, ये आ जाएगा x x बराबर 6y, एक सेकेंड, x बराबर 6y लिखा है ना, तो x की जगह 6y रखना है, एक सेकेंड, x के 6y, तो 6y y/4 बराबर 2z, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25, सॉल्व करेंगे तो 25y बराबर 8z, ये आ जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन जो है वो x अपॉन y बराबर है 6 और y/z है 8/25, 8/25, ठीक है। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द, तो ये रेशियो सेट करना होगा x/y, द रेशियो ऑफ मास परसेंट, अच्छा मास परसेंट दे रखा है, मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये हमारा मास परसेंट दे रखा है। एक सेकंड, ये मास परसेंट दे रखा, मैंने इसको सोचा कि रेशियो दे रखा है। मास परसेंट का मतलब हुआ बेटा कि CXHY
ओ जेड, यानी 12 इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू 1 बराबर दे रखा है 6/1, ये मास परसेंट दे रखा है। तो ये हो जाएगा 6 टू ज़ा, यानी x अपॉन वाई बराबर है 1/2, ये होगा x बाई वाई। x बाई वाई जो होगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो x बाई वाई, x अपॉन वाई, x क्या, कार्बन का, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना आना चाहिए 1/2, यानी कार्बन हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो आना चाहिए 1:2 आना चाहिए। तो देखो 1:2 इसमें भी आ रहा, 1:2 इसमें भी आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो थर्ड नहीं हो सकता। 1:2 इसमें भी आ रहा है, यानी थर्ड तो ऐसे ही कट गया। अब हमारा चेक करना है हमको फर्स्ट और फोर्थ में। तो अब यहां देखा जाए कि हमने क्या लिखा था, जो बर्निंग से निकाला था, एक सेकंड, बर्निंग वाला दोबारा कर देता हूं। CxHy प्लस x प्लस y/4 अब ऑक्सीजन XCO2 प्लस y/2H2, ये बर्निंग होती है बेटा, कंबस्शन। तो वो ये कह रहा है कंपाउंड में कि x अपॉन y/4 अपॉन 2 इज इक्वल टू z, ये दे रखा है इसमें। तो इसको सॉल्व किया जाए जरा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस y/4 बराबर 2z। अब x बराबर कितना हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 2x, यहां पे रख दिया जाए x प्लस, यहाँ 2x रखा बेटा, तो 4 2x रखा, 4 2z, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6x बराबर 8z। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4z, 2 से कट गया। तो अब बस इसी का और देख लिया जाए कि x और z का रेशियो क्या आना चाहिए, x और z का रेशियो 4/3, 4/3 x और z का रेशियो, x और z, ये यहां पर x और z का रेशियो जो है x प्लस y/4, x प्लस y/4। If one molecule of the above compound CxHyOZ, एक molecule contains half as much oxygen as required to burn one molecule of CxHy, CxHy के one molecule को burn करने के लिए x plus y/4 चाहिए। तो इसका आधा मॉलिक्यूल, आधे मॉलिक्यूल है, आधे मॉलिक्यूल। ठीक है, आधे मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये मॉलिक्यूल इसका आधा कर देंगे तो आधे मॉलिक्यूल है उसके अंदर। इसका मतलब जेड का वैल्यू इसमें, ये एटम है, तो एटम का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल को हमें करना पड़ेगा 2, समझ गए। तो ये आ जाएगा x प्लस y/4 बराबर 4z। तो ठीक है 4z, यहां पर ये मॉलिक्यूल्स, अगर यहां मॉलिक्यूल्स निकाले जाए z एटम्स में, मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे z/2, z/2। अगर z एटम्स है, अगर z एटम्स है बेटा, अगर z एटम्स है तो मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा z/2, तो 2 2 कट गया, ये होगा। तो अब यहां पर ये आ जाएगा x प्लस y/4 बराबर z। ठीक है, अब यहां रख दिया जाए x बराबर 2x, y बराबर 2x, तो x प्लस 2x अपॉन 4 बराबर z। तो ये हो जाएगा 6x बराबर 4z। तो ये आ जाएगा आपका x अपॉन z बराबर, x अपॉन z बराबर 4/6, तो 2 3। x और z का रेशियो यानी कार्बन और z रेशियो देखो 2 3 आ गया। तो अब क्या निकाला हमने, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना होना चाहिए 1:2, और कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होना चाहिए 2:3।
तो एक ही आ रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का कितना है, 1:2 का रेशियो आ रहा है, और अब कार्बन ऑक्सीजन 2:3 का आ रहा है। फोर्थ इज द आंसर। तो ये आएगा 53 का फोर्थ। ओके, अगला। अब अगला देखिए 54th। कह रहा था रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन पर्टिकुलर गैस मिक्सचर, यानी ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का 1:4 का 1:4 का रेशियो है। द मासेस ऑफ द गैसेस, ठीक है, 1:4 का। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर मालिक्यूल्स, कुछ नहीं, बस ऐसा कर लीजिए, 1 है डिवाइडेड बाई 32 और 4 है डिवाइडेड बाई 28। अब देखिए इसको हम इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर 1/7, तो रेशियो आ जाएगा 7:32, थर्ड हो जाएगा। ये हो गया, थर्ड हो गया आंसर इसका 54 का थर्ड। आगे चलते हैं। और अब आ जाए हमारा 55। 55 में क्या कह रहा है, Mg3PO4 whole twice. How many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 mole of oxygen? ठीक है, अगर देखो यहां पर ये कहते हैं x मोल्स है इसके, तो x मोल्स में ऑक्सीजन कितना है, x मोल्स में, या ऐसा करें, इसका 1 मोल अगर लिया जाए तो अगर ये कहेंगे इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन, साफ साफ लिख देता हूं, 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1 मोल। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देना, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कह रहा है, तो 1 में कितना हो जाएगा, 1 कितने में प्रेजेंट होगा, 1/8 में, तो 0.25। अब यहां पे देख लीजिए 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कह रहा है, तो 1/8 0.25, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 25 8 100 4 1/16 1/16, तो ये हो जाएगा 100/16। तो इसको और सॉल्व कर दिया जाए, 100, ये हो जाएगा 50/8 25/4। Mg3PO4 होल ट्वाइस, यानी इसका मतलब पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.24 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर 8 मोल प्रेजेंट है किसमें, 1 मोल में, 1 होगा 1/8, तो 0.25 कितने में होगा, 0.25 बाई दिस, यानी ये ऐसा हो गया 1/16। दिस इज द आंसर। आंसर चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। इसको 25/4 कितना होगा, 20/4, ये हो जाएगा 'हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल ट्वाइस 4×8 एक मॉलिक्यूल में विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो ये होना चाहिए आंसर इसका। आंसर 8 मोल, 1 मोल होगा, 1/1/8 0.25 0.25/8, तो 0.25 100, ठीक है, 100 16, तो यही आंसर आना चाहिए। इसमें चेक कर लेना कौन सा होगा। ठीक है, 56, ये तरीका हो गया इसका। अगला 56, number of atoms present in
558.5 ग्राम ऑफ आयरन। अब देखो ये कह रहा है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, ये ग्राम आयरन दे रखा है, तो 558.5 अपॉन एटम्स पूछ रहा है, ध्यान देना। ये 558, अच्छा इसमें वही सिंपल दे रखा है बिल्कुल बेटा, ये ऐसा हो गया। अब इसके चारों ऑप्शन चेक करने हैं, तो इसमें देखो ये हो जाएगा कितना, इसको अगर मैं कर दूं 558.5 अपॉन 55.8.5, कोई असर पड़ेगा इसको? ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 10, 558.5, ठीक है। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 558.5, ये दोनों कट गए, 10 आ गया, यानी इसका मतलब 10 मोल्स ऑफ आयरन आया। ट्वाइस दैट इन कार्बन, 60 ग्राम कार्बन। अब इसमें ऑप्शंस चेक करने हैं आपको, तो 10 ट्वाइस दैट इन कार्बन 60, कार्बन 60 का मतलब 60 12 5, यही आंसर होगा। देखो 60/12 कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, ये किया तो 5 आ गया, अब 5 का डबल इसमें आ रहा है, तो ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन, तो 56 का आंसर हो गया फर्स्ट। अब 57 देखिए, CaCO3 प्लस HCl, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, लिक्विड, ये गैस, ये एक्वस, यहाँ पे 2, रिएक्शन हो गई। कंसिडर द अबव रिएक्शन, द मास ऑफ द CaCl2 विल बी फॉर्म्ड बाय 250 ml ऑफ 0.76 मोलर HCl। 250 बेटा मेरा 250 ml यानी 10 to the power -3 इंटू 0.76 मोलर, ये आ गया हमारा मोल्स HCl का। कंसिडर अबव रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ CaCl2 बी फॉर्म्ड, जब ये रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखा जाए, ये इसके मोल्स आए, इसके मोल्स कितने हुए बेटा, इसके मोल्स हो जाएंगे 0.76 है ना, तो ये हो जाएगा, इसके मोल्स हो जाएंगे 0.25 इंटू 0.76, ये मोल्स हुए इसके। अच्छा, अब इसको अगर और आगे सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 0.76 अपॉन 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 25/100 तो 4। अब इसको और सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 1.19 मोल्स, 0.19 मोल्स। अब कैल्शियम कार्बोनेट कितना दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो मोल्स कितना हुआ अपॉन 100 यानी 10 मोल्स, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के 10 मोल्स दे रखे हैं और HCl के 0.19 मोल्स दे रखे हैं, दिख रहा है उसमें, ठीक है। तो यहां पर ये 10 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट का है और HCl का कितना है 0.19 मोल्स। अब हमने क्या बताया है आपको, अगर अपने वीडियो लेक्चर्स आप प्रॉपरली देख रहे हैं तो मैंने उसमें लिमिटिंग फैक्टर के कंसेप्ट में बताया है कि अगर रिएक्टेंट्स दे रखे हैं सबके, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 10/1 0.19/2, ठीक है। इसमें दोनों कौन सा कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, इसका मतलब दिस इज द लिमिटिंग फैक्टर, जो कम होगा वो लिमिटिंग फैक्टर। अब हम इससे निकालेंगे CaCl2, 2 मोल से बनता है 1 मोल, तो 1 से बनेगा 1/2, तो 1.19 से कितना बनेगा, इतना, ठीक है। क्या पूछ रहा है पूछ रहा है मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होगा 40 प्लस क्लोरीन का था 71, तो ये हो जाएगा 1 ये मोलर मास हो गया, इतना ग्राम बनेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0.0
0 0.0 0.095। अब देखिए 0.095 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा। तो ये 5 है, तो 590 590 590 सॉल्व करो। 5 10.545 आंसर इज सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 57 का सेकंड आंसर। मास मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी रिएक्शन एक्सिस। ठीक है, तो देखो HCl प्लस मैग्नीशियम MgCl2 हाइड्रोजन गैस, ये हो गई रिएक्शन। 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी 220 ml हाइड्रोजन गैस बनानी है। रिएक्शन को बैलेंस कर लिया जाए, HCl है तो 2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना, इसका मतलब देखो बेटा, अगर यहाँ पर हम 22.4 ग्राम 22.4 लीटर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे 1 मोल प्रोड्यूस करने का मतलब है 22.4 लीटर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हमें मैग्नीशियम कितना चाहिए होगा 24 ग्राम। 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल मैग्नीशियम का होता है 24, तो 1/24 ये हुआ। अब चाहिए कितना हमको 220 ml, तो 220 इंटू 10⁻³ लीटर, तो हो जाएगा 24 इंटू 220 इंटू 10⁻³ इसको जरा ठीक कर लिया जाए, यहाँ पे लिख लिया जाए 24 इंटू 220 इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4, इतना ग्राम। तो इतना ग्राम या 24 इंटू 220 अपॉन 22.4 मिलीग्राम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका वो सेकंड आएगा, 58 का सेकंड आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 59 देखते हैं। अब 59 में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इसमें एक बहुत बढ़िया बात बोल रहा है कि कांस्टेंट वेट, यानी उसको हम हीट करेंगे तो कांस्टेंट वेट कब होगा। अगर मैं इसे हीट करना शुरू करूं तो ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहेगी, वेट लॉस होता रहेगा। एक समय बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, हमने ये दोनों ले लिए हैं, ये ए और ये बी है, इसके अंदर ए और बी दोनों हमने ले लिया है। अब दोनों को हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जा रही। 1 सेकंड के बाद सारे जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो उसमें क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो क्या कह रहा है 2.2 ग्राम हमने लिया था, तो मान लेते हैं ए मोल इसका लिया, बी मोल इसका लिया, तो ए इंटू 100 इसका मास हो गया। कंसेप्ट समझ गया ना, तो इसको हटा देते हैं, अब बताना शुरू करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का ए मोल है, तो मास कितना होगा ए इंटू 100, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का ए मोल मान लो, ऐसे बी मोल मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट का। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का तो कार्बोनेट तुम्हारा हो जाएगा कितना 60 और मैग्नीशियम कितना 24,
तो 60 प्लस 24 कितना हो जाएगा 84। तो ये हो गया मास और इस किसके बराबर होगा 2.21, ये ग्राम हो जाएगा। इग्नाइटेड टू कांस्टेंट वेट, अब जब वेट कांस्टेंट होगा तब क्या बचेगा, ए मोल कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास 40 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 56 और ये कितना हो जाएगा 24 और 16 20 40, देखो 24 प्लस 16 40, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम 56 प्लस बी इंटू 40 बराबर कितना हो जाएगा 1.152, ये हो जाएगा। अब आप देखिए पूछ रहा है कि कितना ए और बी निकल आएगा। ए और बी क्या है, देखिए कह रहा है द कंपोजिशन ऑफ द ग्राम में पूछ रहा है इसको। ए और बी निकाल करके ये हो जाएगा आपका, ए और बी निकल आएगा ना, ए सॉल्व करिए इसको, ए और बी निकालिए, ए से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकालेंगे, ए इंटू 100, ए आ जाएगा मोल्स इसके और इसका मास। ऐसी मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे आ जाएगा, बी इंटू 40 नहीं 84, दिस इज द मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है वो आएगा आपका 59 का फोर्थ, 59 का आंसर होगा फोर्थ। चलिए आगे चलते हैं 60। ये हुआ, कह रहा था अमाउंट ऑफ HNO रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम ऑफ KNO3, तो KNO3 बनाना है, तो KNO3 कितना बनाना है 110, तो देखिए 110 इज द मास ऑफ KNO3 अपॉन मोलर मास 39 प्लस नाइट्रोजन कितना है 14 प्लस ऑक्सीजन 48, ठीक है, इसको ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 8 और 4 12 12 20 21 1 1 101, एक बार चेक कर लेना इसको, 40 10 50 80 80 हो जाएगा, 8 4 12 12 8 20 1 सही है 101, तो 101 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कह रहा है 110 ग्राम प्रोड्यूस करना है, इतना मोल्स प्रोड्यूस करना है, मोल्स ऑफ KNO3 इतना बनाना है और उसके लिए कितना चाहिए HNO3 ये पूछना है, मास अमाउंट 3 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए 4 मोल, 1 मोल बनाने के लिए 4/3, समझ लो मोल्स कैलकुलेशन है, 3 मोल्स KNO3 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए 4 मोल्स HNO3, 1 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए 4/3, तो इतना मोल्स बनाने के लिए कितना चाहिए 110 अपॉन 101, ये आया मोल्स। अब हमें पूछ रहा है मास HNO3 का मोलर मास निकाल लो 1 प्लस 14 प्लस 48, ठीक है, तो 8 4 12 और 1 13 13 63, सॉल्व कर लेना इसको, ये आ जाएगा तुम्हारा मास, ये HNO3 के मास, इतने मास की जरूरत है जिससे कि हमें 110 ग्राम KNO3 मिलेगा। आंसर इसमें आप लिख सकते हैं 91 पॉइंट, यानी इसमें थर्ड आंसर हो जाएगा, 60th का थर्ड आंसर 61।
61th। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस follows the following equation: Fe3O4 plus 4CO 3Fe plus 4CO। ये ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शन है। मैं कह रहा 14.640 kg of Fe3O4 and इतना का are allowed to react, then the amount of iron produces। अब यही वही बात है, इसमें भी लिमिटिंग फैक्टर चलेगा। आइए देखते हैं। ये है 4.640 kg यानी 10 to the power 3 grams अपॉन Fe3O4 का मोलर मास क्या होगा, तरीका बता रहा हूं। Fe3O4 56 प्लस 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। Fe3O4 56 इंटू 3 8 4 12 1 6 7 7 13 1 1 2, ठीक है 232। तो ये आया 232 से इसे डिवाइड करोगे, ये आ गए मोल्स Fe3O4 के 2.52 इंटू 10⁻³ कार्बन मोनोऑक्साइड 12 और 16 28 का मोलर मास, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, ये आ गया मोलर मास। अब इसका हमें निकालना है लिमिटिंग फैक्टर। तो अब देखेंगे इसमें, इसको डिवाइड करेंगे 1 से और इसको डिवाइड करेंगे 4 से, जो कम होगा वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो आप लिमिटिंग फैक्टर निकालोगे इसका, लिमिटिंग फैक्टर जो आएगा उससे आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसका लिमिटिंग फैक्टर निकाल करके जो लिमिटिंग फैक्टर आएगा उससे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 4.64 इंटू 10⁻³ 232, ये हो जाएगा कितना 2.52 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको गैस करके करना चाहूं तो यहां पर कितना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, तो यहां पर कितना हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। इसका वाला 2 2 4 और 5, मुझे लगता है कि लगभग जो लिमिटिंग फैक्टर आएगा Fe3O4 आएगा। तो Fe3O4 चेक करके देखो कि जो कम आएगा वो लिमिटिंग फैक्टर, और उससे आप मोस्ट टू मोस्ट कैलकुलेशन करके इसको निकालोगे। तो 61 हो जाएगा, थर्ड इज द आंसर 61 61 में थर्ड इज द आंसर, ठीक है। तो 61 का थर्ड आंसर होगा। 62। अब देखिए द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ NaOH solution required to neutralize 50 ml of 1 molar H3PO4 and 100 ml of 2 molar H3PO2, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, यहां पर बहुत अच्छा सवाल है ये। H3PO3 का रिएक्शन जो NaOH के साथ होगा, ध्यान रहे इसमें 2 ही रिप्लेसेबल होते हैं। तो 2 रिप्लेसेबल का मतलब 2 से रिएक्शन हो सकती है, बस ये ध्यान रहे, यही खास बात है इसकी। यहां पर क्या है, H3PO2 जो है ये क्या है, NaOH से रिएक्शन करता है। ये सिर्फ एक ही से करेगा, चाहे जितना मैक्सिमम करो एक ही से करेगा ये,
ध्यान रहे इस बात का। तो अगर मुझे ये करना है, इसका 1 मोल, इसका NaOH का 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, 2 मोल इसका 1 मोल से करेगा। अब यहां पर NaOH का H3PO4 का कितना दे रखा है, H3PO3 का 1, यानी ये दे रखा है 50 × 1, 50 मोल्स। तो इसका चाहिए होगा 100 ml। समझ गए बात को, 1 मोलर है ना, तो 100 ml पहले वाले के लिए 100 ml, और दूसरे वाले के लिए इसको जब बैलेंस करोगे तो देखो यहां पर कितना है, H3PO4 100 × 2 मोलर, तो इसके लिए कितना चाहिए होगा 200 ml। जितना मोल्स इसका है उसका डबल इससे कर दो तो चाहिए होगा। तो डबल करने का मतलब क्या है, इसका मतलब 100 बराबर V × 1, तो V कितना आ गया 100 ml, ध्यान रहे। और यहां पर हम लिखेंगे 100 × 2 बराबर V × 1, तो V कितना आ जाएगा 200 ml। द आंसर इज सेकेंड, 62 का सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, सिक्सटी टू। अब देखिए 63 देखिए, 63 का जो कंसेप्ट है वो ये है, 63 का कंसेप्ट ये है बेटा कि नंबर ऑफ इक्वलेंट्स बराबर होता है वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ इक्वलेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है। तो अब देखिए जरा यहां पर FeC2O4, FeC2O4 है, Fe2C2O4 होल थ्राइस है, FeSO4 है और Fe2SO4 होल थ्राइस है। अब यहां पर फेरस चेंज होगा फेरिक में, यहां पर वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 3, यहां वैलेंसी फैक्टर 3 आ जाएगा। यहां पर वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, यहां पर वैलेंसी फैक्टर देखो ये है फेरिक, तो फेरिक तो आयनाइज होगा नहीं, लेकिन कौन रिएक्शन करेगा, ऑक्सिलेट। तो ऑक्सिलेट में कितना है 6, यहां पर 6 कार्बन है, और एक कार्बन में चेंज कितने का आता है 1 का, क्योंकि ऑक्सिलेट से CO2 बनता है, ऑक्सिलेट से क्या बनता है C2O4 माइनस से बनता है CO2। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 6, एक में चेंज 1 का आता है, यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 का चेंज आएगा। फेरस का फेरिक 1 आएगा, सल्फेट रिएक्शन करता नहीं। यहाँ पर क्या है फेरिक सल्फेट, फेरिक करेगा नहीं, सल्फेट करेगा नहीं, यानी ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो टोटल ये वैलेंसी फैक्टर इसमें देखा जाए ये, तो चेंज इन जो ये वैलेंसी फैक्टर जो आ रहा है आपका 3, 6, 10 आ रहा है। देखो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वो कह रहा है, सवाल देख लीजिए पहले, 1 मोल ऑफ ईच, हर एक का, यानी इसका 1 मोल इक्विवेलेंट्स पता चल गए, इसका 1 मोल इक्विवेलेंट्स पता चल गए, इसका 1 मोल इक्विवेलेंट्स पता चल गया, यानी 10 इक्विवेलेंट्स। तो 10 इक्विवेलेंट्स टोटल रिएक्शन कर रहा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, KMnO4 का क्या होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5। ठीक है, 5 नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए x, टोटल कितना है 10, तो x कितना आ गया 2, आंसर इज 2। तो आंसर पहला हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसके बराबर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 के, KMnO4 का कितना 5 × x आ जाएगा। ठीक है, तो 64। देखिए 64 में क्या सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत आप ओरल कर सकते हैं इसको। हमने लिखा N2 + 3H2 2NH3, और वो कह रहा है सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, मास लिखना है, मास नाइट्रोजन का मान लीजिए x है अपॉन नाइट्रोजन का
मोलर मास ये मोल्स हो गए अपॉन 1, हाइड्रोजन का मास मान लेते हैं y अपॉन मोलर मास 2 अपॉन 3। अब इन दोनों में देखो सब में मास दे रखे हैं, आप रख रख के चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब कह रहा है हाइड्रोजन का किसमें होगा, हम थर्ड वाले को चेक कर रहे हैं डायरेक्ट। 56/28/1, यहाँ पे 10/2/3, ये कितना हो जाएगा 2/1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/3। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां पर ये कम पड़ गया, यानी ये होगा थर्ड वाला आंसर होगा, जिसमें कि हाइड्रोजन लिमिटिंग फैक्टर की तरह है, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग फैक्टर, समझ गए, तो आंसर इज थर्ड। ठीक, तो इतना पहले करिए, नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है, दैट्स ऑल।